देख पा रही थी रतन शारदा जी का फ्रेम वापस आ गया। रतन शारदा जी, मैं इसके मायने समझ रही थी आपसे और साथ ही साथ ये कि आने वाले टाइम में क्या असर देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति में इसका? देखिए, दो भाग हैं इस जजमेंट के जो बहुत समझने की आवश्यकता है। पहला कि मॉरल विक्ट्री तो हो गई शिवसेना कांग्रेस की, लेकिन राजनीतिक जीत हो गई शिवसेना भाजपा की। तब ये मॉरल विक्ट्री का तो नगाड़ा कांग्रेस वाले बजाने में मशहूर है। जब भी हारते हैं तो मॉरल विक्ट्री की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन इनके सारा राजनीति तो अनैतिकता से चलता है। तो आज ये रोना रोने को शोभा नहीं देता। दूसरी बात, पवार साहब ने कहा कि उद्धव ठाकरे जो मैदान छोड़कर भाग गए बिना वोट के, कॉन्फिडेंस वोट लिए, ये बहुत बड़ी गलती की, ये अपेक्षित नहीं था। यानी उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप रिजाइन ना करते और वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में खड़े रहते, तो आज हम आपको रीइंस्टेट कर सकते थे। यानी इस राजनीतिक तौर से बिल्कुल इमेच्योर और बिल्कुल बिना किसी नीति के ये बैठे हुए थे। इनके साथ ही तथाकथित जो इनके मैकियावेली हैं संजय राउत, इन्होंने लगातार इनको गलत रास्ते पे चलाया। पहले इन्होंने शिवसेना भाजपा की 30 साल पुरानी अलायंस को तोड़ा, उसके बाद में सबके विरुद्ध भड़काते रहे, बोलते रहे, बड़बड़ करते रहे। शरद पवार जी के वक्तव्य के बाद इनको समझना चाहिए था क्या कि एक नए सिरे से सोचने का भी ये वक्त उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं है कि उनके चलने पर, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनके चलने पर इतना बड़ा झटका उनको सुप्रीम कोर्ट से मिला। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनको समझ नहीं है इस तरह की राजनीति करने की, केवल मुख्यमंत्री बनने के लालच में इन्होंने महाराष्ट्र की इतनी सुंदर सरकार को तहस नहस कर दिया। दोबारा इनको उसके 2.5 साल कोई भी काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टाचार के। आप जाके देख लीजिए, बंबई में रहता हूँ, सारे मेट्रो के काम, सारे सड़कों के काम, सारे हाईवे के काम, एयरपोर्ट के सब रुक गए थे। और इतना ही नहीं, जो हाल हो रहे थे, कोविड में घर में चुपकर बैठे थे, फेसबुक से सरकार चलाते थे, ये हमें बताएंगे सरकार कैसी है। आपकी बात में अभिषेक अग्निहोत्री कुछ कह रहे हैं, फिर मैं रुक करूंगी, मेरे साथ फैजान मिर्जा भी, फिर मैं फैजान मिर्जा का रुक करूंगी। अभिषेक अग्निहोत्री, जो अगला 2.5 साल न्यायालय के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं न्यायालय के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। न्यायालय ने 2 बड़े मुद्दे खड़े कर दिए। एक तो यह कि स्पीकर का रोल कौन डिफाइन करेगा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। यूपी के अंदर जगदम्बिका पाल को 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाने के लिए रमेश भंडारी, कांग्रेस के बड़े नेता, गवर्नर लाए गए, उन्होंने सरकार को बर्खास्त करवाया। न्यायालय ने अगर ये फैसला दिया है स्पीकर को लेकर, राज्यपाल को लेकर, तो ये किसके लिए मैसेज है? ये तो दूसरे पक्ष के लिए मैसेज है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैसेज है, लेकिन ये हम भूल गए कि भूमिका क्या थी। ठीक है, भूमिका क्या थी लगातार, ये सोचने की बात है कि किस भूमिका में कहा गया। स्पीकर का रोल हमेशा शक में आता है। स्पीकर हमेशा जहां भी बैलेंस नहीं होता, सारे अलायंस वाले अपने बंदे को बिठाते हैं। और जो गलती हुई है उस गर्मी के अंदर, जिस प्रकार का वातावरण था, पत्र के अंदर साफ दिख रहा था कि ये फैक्शन उनके हाथ नहीं जाना चाहता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि स्पष्ट नहीं कहा था, इसको मैं नहीं मानता। बाकी उनके हर निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं जब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इसको सोचना पड़ेगा किसी को रिकॉग्निशन कैसे दिया जाए। आपने बहुत बड़ी परिभाषा बना दी। आपने कह दिया लेजिस्लेटिव डिसाइड नहीं करेगा, सारी पार्टी डिसाइड करेगी। तो आपसे अपेक्षित है कि इलेक्शन कमीशन गांव-गांव में जाकर पता करेगा कि शिवसेना के कितने मेंबर हैं, कौन शिंदे के साथ है, कौन ठाकरे के साथ है। ये जरा अकल्पनीय ऐसी बात कह दी, उसका मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा था। ठीक है, ठीक है। फैजान मिर्जा जी, वो परिपक्व नहीं थे, लेकिन आप तो थे, शरद पवार तो थे। वो तो एक कड़ी का काम करते हैं, संकट मोचक कहलाते हैं। किस ओर मौसम जा रहा है, किस ओर हवा चल रही है, इसको भांप लेते हैं। तो यहाँ नहीं भांप पाए थे, यहाँ नहीं उन्होंने कहा। देखिए, इस पूरे विषय में पहली बात तो ये है कि साहब ने उस वक्त ही कहा था कि आप रिजाइन ना करें, लेकिन अभी आज जो उद्धव साहब का स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट में से क्लियर ये दिख रहा है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा किया और उन्होंने नैतिकता के आधार पर ही फैसला लिया। तो अब ये जो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है, इसका थोड़ा सा नुकसान हम लोगों को, सबको, मावे का सागाड़ी को हो गया, लेकिन हमारी नैतिकता अब भी जिंदा है और इसी नैतिकता के आधार पर हम लोग आगे भी काम करेंगे। तो ये नैतिकता के आधार पर एमडीए जो है ये बिखर जाएगा या फिर इंटैक्ट रहेगा? इंटैक्ट है अभी भी? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ फैजान मिर्जा जी, बल्कि और मजबूत, क्योंकि शरद पवार खुद अपनी बायोग्राफी में ये लिख चुके हैं, हमला बोल चुके हैं उद्धव ठाकरे पर। उधर पृथ्वीराज चौहान आज बोलते हैं नैतिकता थी ना, 15 दिन क्या कर रहे थे आप? हाँ, वो कह रहे हैं नैतिकता थी तो 15 दिन क्या कर रहे थे? सॉरी,
वो कह रहे हैं कि रतन शारदा जी कह रहे हैं कि अगर इतनी ही नैतिकता थी तो 15 दिन क्या कर रहे थे। मैं आ रही हूँ चंद्रमोहन जी। हाँ फैजान मिर्जा जी, क्यों घसीट रहे थे सरकार को? जब पता था आपके लोग निकल चुके हैं, आप क्यों घसीट रहे थे सरकार को? क्यों धमकियां दे रहे थे? क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे थे? आज भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? पीछे हटिए, आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में सस्पेंशन को लेके क्यों जा रहे हैं? बताइए, आप ही के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके पत्र पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि राज्यपाल उनके दिए हुए पत्र पे कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं। तो उस वक्त की नैतिकता कहां पर थी? उस सरकार को गिराते समय आप लोगों की नैतिकता? वह सवाल राज्यपाल पे है, वह सवाल मुख्यमंत्री पे नहीं है। वो सवाल राज्यपाल पे है। राज्यपाल जो थे उस समय उसका उत्तर देंगे, लेकिन जब वो पत्र आपका शिंदे जी सरकार, जब शिंदे जी पत्र दे रहे थे कि हम इनके साथ नहीं जाना चाहते, उस समय राज्यपाल क्या करते? 15 दिन सरकार बंद पड़ी थी, डब्बे के अंदर पड़ी थी, सारे लोग बाहर भागे हुए थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? ठीक। अरे तो मैंने आपको रमेश भंडारी का एग्जांपल दिया ना सर, क्या किया था कांग्रेस ने। और जब इतनी असंतुलित स्थिति हो, जब सारा कुछ ठहरा हो, 40 के ऊपर एमएलए छोड़ के गए हो, उस समय आप बात करेंगे कि राज्यपाल क्या करेगा? उस समय जब पत्र गया था शिंदे जी का कि हम सरकार